गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल हम पढ़ रहे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज हम पढ़ते हैं परमाणु भार, एटॉमिक मास। तो परमाणु भार में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपेक्षिक परमाणु भार। कौन सा भार पढ़ते हैं? आपेक्षिक परमाणु भार पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, तो आप यहां पर देखिएगा सबसे पहले कि आपेक्षिक क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। दो शब्द हैं, एक तो है वास्तविक और एक है आपेक्षिक। मान लीजिए वास्तविक का मतलब जो आ रहा है वो है, और आपेक्षिक किसी को मानक मानकर जब ज्ञात करते हैं तो कहलाता है आपेक्षिक। जैसे मान लो कि इसका वास्तविक भार जो है वो 80 kg है। अब एक व्यक्ति है या एक बच्चा है, उस बच्चे x दे दिया, इस x का भार है 10 kg। अब इस x की तुलना में ये कितना होगा वो देखिए। तो x की तुलना में कितना होगा? ये 8 आएगा ना भाई। तो ये 80/10 बराबर 8। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है आपेक्षिक भार जो 8 है वो क्या बताता है कि इस व्यक्ति का भार x की तुलना में 8 गुना है। क्या कहा मैंने? इस व्यक्ति का भार x की तुलना में 8 गुना है। कितना गुना है भाई? 8 गुना है। क्लियर? तो ये कहलाता है आपके आपेक्षिक भार। ऐसे ही यहाँ पे हम परमाणु भार निकालते हैं। तो आपेक्षिक परमाणु भार निकालने के लिए हमें यहाँ पर मानक मानने पड़ेंगे। क्या मानने पड़ेंगे? मानक। तो सबसे पहले हमने मानक माना, जो सबसे पहला मानक माना वो था आपके हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन। तो अपन ने कहा कि सर किसी भी तत्व का परमाणु भार, और जब भी मैं परमाणु भार शब्द का यूज करूंगा उसका मतलब आपेक्षिक परमाणु भार से ही होगा। क्या कहा मैंने? जब भी मैं परमाणु भार शब्द का यूज करूंगा उसका मतलब आपेक्षिक परमाणु भार ही होगा। ओके, तो आप यहां पर देखिए, हमने कहा कि भाई जो तत्वों का परमाणु भार है उसको हाइड्रोजन को मानक मानकर ज्ञात किया जाता है, जो क्या कहता है, जो ये कहता है किसी तत्व का परमाणु भार एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है जो हमें ये बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। क्या कहा मैंने? किसी तत्व का परमाणु भार एक संख्या है जो यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। क्लियर? जैसे मान लिया कि सोडियम ले लिया आपने, Na का परमाणु भार है 23। इसका मतलब क्या है कि Na का मतलब सोडियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 23 गुना भारी है। क्लियर? तो ये एक संख्या है, ग्राम वगैरह नहीं है, ये क्या है? केवल संख्या है, जिसे हम कहते हैं आपेक्षिक परमाणु भार। जिसको किसके सापेक्ष निकाला? हाइड्रोजन के सापेक्ष। फिर यहाँ पे जैसे अपन ने कहा कि सर यूरेनियम है, इसका परमाणु भार 235 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूरेनियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु की तुलना में 235 गुना भारी है। या आपने सल्फर का परमाणु भार ले लिया, 32 हो गया। तो इसका मतलब सल्फर का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु की तुलना में 32 गुना भारी है। कितना गुना भारी है? 32 गुना। एनी कंफ्यूजन? अपन हम बात करें यहाँ पर कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये मानक चेंज होते गए। इसके बाद ऑक्सीजन को मानक माना। किसको माना? ऑक्सीजन को मानक माना। फिर क्लोरीन को मानक माना। फिर सिल्वर को मानक माना। और अंत में आज जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन है, उसमें कार्बन 12 को मानक माना जाता है। किसको मानक माना जाता है? कार्बन 12 को। तो यहाँ पे मानक कौन कौन माना? ऑक्सीजन। क्लियर? फिर माना क्लोरीन को और फिर माना सिल्वर को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सामान्य परमाणु भार 16 होता है। तो हमें ये इकाई करना है, इकाई मतलब एक बनाना है।
तो 16 एक कब बनेगा? जब 16/16 होगा। तो यहां पर हो गया 1/16 गुना ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार। ऐसे क्लोरीन का होता है 35.5, तो यहाँ पे आप 35.5 से भाग दे देंगे, गुना क्लोरीन के एक परमाणु का भार, ये मानक हो गया आपका। और यहाँ पर सिल्वर का 108 होता है, तो यहाँ 1/108 गुना सिल्वर के एक परमाणु का भार, ये आपको इनकी से गुना करना है, इनका मान देखना है आप। ओके, तो अब परमाणु भार जो बात कर रहे हैं अपन, कौन सा परमाणु भार? आपेक्षिक परमाणु भार। तो आपेक्षिक परमाणु भार का मतलब क्या है, अब वो देखिएगा। आपेक्षिक परमाणु भार की परिभाषा आती है कि किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार, क्या बोला मैंने? किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार एक संख्या है। क्या एक संख्या है जो हमें यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु, क्या कहा मैंने? जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से, हाइड्रोजन के एक परमाणु से या से कितना गुना भारी है, या ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार के 1/16वें भाग से कितने गुना भारी है, या क्लोरीन के एक परमाणु के 1/35.5 भाग से कितने गुना भारी है, या सिल्वर के एक परमाणु के 1/108 गुना भाग से कितने गुना भारी है। क्या बोला मैंने भाई? मैंने कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार, मतलब कौन सा परमाणु भार? मैं जब भी आपको परमाणु भार शब्द की बात करूंगा तो परमाणु भार का मतलब है आपेक्षिक परमाणु भार। कौन सा है? आपेक्षिक परमाणु भार। तो आपेक्षिक परमाणु भार क्या होता है? मैंने कहा कि सर किसी तत्व का परमाणु भार एक संख्या है जो हमें यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से, या ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16वें भाग से, या क्लोरीन के एक परमाणु के 1/35.5 भाग से, या सिल्वर के एक परमाणु के 1/108वें भाग से कितने गुना भारी है। क्लियर? तो ये है मानक। जैसे आपने वहां पे कह दिया कि सर सोडियम का परमाणु भार जो है वो 23 है, इसका मतलब क्या है कि सोडियम का एक परमाणु, सोडियम का एक परमाणु जो है वो क्या है आपके 23 गुना भारी है। किससे? हाइड्रोजन के एक परमाणु से, पहली चीज। या ये कितने गुना भारी है? 23 गुना भारी है। किससे? ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार के 1/16वें भाग से। क्लियर? अगर मैंने क्लोरीन ले लिया तो इसका मतलब क्या है? ये क्लोरीन के एक परमाणु के 1/35.5 भाग, एक परमाणु का भार से कितने गुना भारी है? 23 गुना भारी है। और यहाँ पर यदि मैंने सिल्वर ले लिया तो 23 गुना 1/108 गुना क्या हो जाएगा? Ag के एक परमाणु का भार। ये मतलब है किससे? सोडियम के आपेक्षिक परमाणु भार से, जो 23 है, जो क्या बता रहा है हमको? जो ये बता रहा है कि सोडियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से, या ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार के 1/16वें भाग से, या क्लोरीन के एक परमाणु के 1/35.5 भाग से, या सिल्वर के एक परमाणु के 1/108वें भाग से 23 गुना भारी है। क्लियर? अब अपन आते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में, आधुनिक रसायन में। तो आधुनिक रसायन में इन सभी मानकों को हटाकर एक मानक माना जिसका नाम था कार्बन 12। क्या था भाई? कार्बन 12। तो कार्बन 12 का जो परमाणु भार है वो कितना है आपके? 12 है भाई। कार्बन 12, कार्बन के जो समस्थानिक है, एक C12 होता है, एक C14 होता है, तो हमने C12 लिया। तो कार्बन 12 ये एक समस्थानिक है कार्बन का, इसको मानक माना। क्लियर?
तो आधुनिक रसायन में तत्वों के परमाणु भार को कार्बन 12 को मानक मानकर ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? अब कार्बन 12 का परमाणु भार 12 है, तो वो इकाई कब बनेगा? जब 12 से भाग लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 1/12 गुना कार्बन के एक परमाणु का भार। क्लियर? इसको मानक मानना है। तो यहाँ पे मानक किसको माना? कार्बन 12। तो अपन देखें यहाँ पर इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी छोटा सा कि आधुनिक रसायन में किसी मानक माना जाता है। तो अगर अपन बात कर दें कि आधुनिक रसायन में तत्वों के परमाणु भार को कार्बन 12 को मानक मानकर, किसको? कार्बन 12 को मानक मानकर ज्ञात किया जाता है। किसको मानक मानते हैं? कार्बन 12 को मानक मानकर ज्ञात किया जाता है। क्लियर? अब जिसके अनुसार परिभाषा क्या होगी? परिभाषा में वही है बस कि सर किसी तत्व का परमाणु भार जो है वो क्या होता है? परमाणु भार एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है जो यह बताती है कि, या जो यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के कितने भाग से? 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है? क्या कहा मैंने? 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया कि बेटा आधुनिक रसायन में, किसके अंदर? आधुनिक रसायन के अंदर तत्वों के परमाणु भार को कार्बन 12 को मानक मानकर ज्ञात किया जाता है। किसको मानक मानकर ज्ञात करते हैं? कार्बन 12 को। जिसकी परिभाषा क्या है? जिसकी परिभाषा ये किसी तत्व का परमाणु भार एक संख्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं संख्या है, क्योंकि आपेक्षिक है, तुलना करके निकाल रहे हैं। क्लियर? तो हमने कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार एक संख्या है जो हमें यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु, क्या कहा मैंने? उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, ये बताता है इसका आपेक्षिक परमाणु भार। क्लियर? कितने गुना भारी है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बनेगा आपेक्षिक परमाणु भार बराबर, क्या आएगा यहां पर? तत्व के एक परमाणु का भार बट्टे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, और उसका कितना हिस्सा? 1/12वां हिस्सा, तो कहलाता है आपके आपेक्षिक परमाणु भार। क्या कहलाता है वो? आपेक्षिक परमाणु भार। तो आपेक्षिक परमाणु भार किसके सापेक्ष निकालते हैं? कार्बन 12 के सापेक्ष निकालते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो क्या आएगा आपेक्षिक परमाणु भार? तत्व के एक परमाणु का भार बट्टे 1/12 गुना कार्बन के एक परमाणु के का भार। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई के एटॉमिक मास की क्या इकाई होती है। तो जनरली जो आपेक्षिक परमाणु भार होता है उसकी कोई इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो किसी की तुलना में निकाला है, तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान तो जो भी था वो इकाई कट गई। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसकी परमाणु भार की एक इकाई लिखते हैं जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई,
एटॉमिक मास यूनिट AMU। इस AMU को हम कभी कभी U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड, और या इसे DA मतलब डाल्टन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर AMU की परिभाषा क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब होता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां हिस्सा। क्या कहा मैंने? कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां हिस्सा जो है वो कहलाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्लियर? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? इसका परिभाषा क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां हिस्सा। कितना हिस्सा? 1/12वां हिस्सा क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। ये परिभाषा है एक AMU की। क्या होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां हिस्सा। कितना हिस्सा? 1/12वां हिस्सा किसका? कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का क्या कहलाता है? AMU कहलाता है। तो एक AMU का मतलब क्या हो गया? एक AMU का मतलब हो गया 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। कितना हो गया भाई? 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। और इसका मान कितना होता है? इसका मान है कितना आपके 1.66 गुना 10 की घात -24 ग्राम, या किलोग्राम में लेंगे तो 1000 से भाग लगेगा, 1000 ऊपर जाएगा -3 और हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 1.66 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम। ये होता है एक AMU का मान। क्लियर? ये कहलाती है परमाणु द्रव्यमान इकाई। आप हमेशा ध्यान रखना, परमाणु भार जो अपेक्षित परमाणु भार है वो मानक को परिवर्तित करने पर कभी भी परिवर्तित नहीं होता। आपने देखा हाइड्रोजन था तब भी सोडियम का परमाणु भार 23 था, ऑक्सीजन था तब भी 23 था, क्लोरीन था तब भी 23 था, Ag था तब भी 23 है, और कार्बन 12 है जब भी 23 है। अगर वो ये कह दे कि भाई मान लो कि मैं कार्बन को मानक मान रहा हूँ, कार्बन का परमाणु भार 6 हो जाता है, तो बताओ किसी तत्व के परमाणु भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 6 हो जाएगा, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा हिस्सा। क्लियर? और 1/6 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वैल्यू यही आएगी। तो मानक किसी को भी मान लो, अपेक्षित परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है कि तत्व का अपेक्षित परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है, मानक कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। क्लियर? और एक AMU का मान कितना होता है? 1.66 गुना 10 की घात -24 या -27 किलोग्राम होता है। अब बात आती है कि तत्व के एक परमाणु का वास्तविक भार क्या होता है या सही भार क्या होता है? ये तो अपेक्षित है, तुलना करके निकाला। किससे तुलना करी? कार्बन 12 से। ठीक है ना भाई? अब अपेक्षित परमाणु भार जो आएगा वो तो ग्राम और किलोग्राम में थोड़ी आएगा, वो तो एक संख्या ही आएगी जो ये बताएगी भाई कार्बन 12 के 1/12 में वास्तविक कितने गुना भारी है। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि उस तत्व का एक परमाणु का वास्तविक भार क्या है तो कितना होगा? क्लियर? तो एक परमाणु का वास्तविक भार देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा। क्लियर है? परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU का मान कितना है? 1.66 गुना 10 की घात -24। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपने एक शब्द लिखा था अपेक्षित परमाणु भार बराबर था, यहां पर परिभाषा क्या लिखी थी? तत्व के एक परमाणु का भार बट्टे 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। ओके? अब हमें तो ये वाला निकालना, ये वास्तविक भार है। तो वास्तविक भार क्या करना पड़ेगा? अपेक्षित परमाणु भार को इससे गुना करना पड़ेगा, और ये क्या है? 1/12 गुना
कार्बन 12 के एक परमाणु का भार क्या है आपका, एक AMU है, और एक AMU का मान कितना है 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम और 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ओके, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो तत्व के एक परमाणु का सही भार, या सही की जगह अपन लिख दें वास्तविक भार, क्या करना है आपको, जो आपेक्षिक परमाणु भार है उस आपेक्षिक परमाणु भार को गुना करना है AMU के मान से। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, आपेक्षिक परमाणु भार, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको मैंने कह दिया रिलेटिव एटॉमिक मास, हो गया ना भाई, ये तो रिलेटिव परमाणु का मतलब एटॉमिक और भार का मतलब मास, ये तो राम बन गया। तो इस राम को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस राम को मल्टीप्लाई करना है AMU के मान से, और AMU का मान कितना होता है 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 लिख दिया, तो यहाँ ग्राम आ जाएगी इकाई, और यदि आपने यहाँ पर किलोग्राम में लेना है तो किलोग्राम का मतलब तो 1000 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ये है एक तत्व का परमाणु भार। तो आपको ये राम दिया गया होगा, सामान्यतः जो परमाणु क्रमांक 20 तक के मान है वो नहीं दिए जाते, बाकी परमाणु क्रमांक 20 से ऊपर के जितने ही तत्व हैं उन सबके परमाणु भार आपको दिए गए होंगे। क्लियर? तो मान लो आपसे पूछ ले, यहाँ पर क्वेश्चन कह दे कि सर ऑक्सीजन कॉमा सल्फर कॉमा यूरेनियम व सोडियम के एक परमाणु का वास्तविक भार ज्ञात करो। क्लियर? का हमें वास्तविक भार ज्ञात करना है, क्या होगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए आपको यहां लिख दे दिया गया है परमाणु भार। मैंने क्या कहा, जब भी परमाणु भार शब्द यूज होगा इसका मतलब कौन सा भार है, वो AMU वाला, मतलब आपेक्षिक परमाणु भार वाला। तो परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 है, सल्फर का 32 है, यूरेनियम का 235 है, और सोडियम का जो है वो 23 है, और इन सब की इकाई जो है वो U है, मतलब यूनिफाइड या AMU है। क्लियर है? ये इनका परमाणु भार है। अब अपन बात करें यहां पर बेटा जियो, तो इनका देखो निकालें, सॉल्यूशन करें। जैसे आपने कह लिया ऑक्सीजन के एक परमाणु का वास्तविक भार, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का वास्तविक भार क्या होगा वो देखिएगा। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार कितना है, 16 है AMU में, तो 16 गुना किससे, राम लिख दिया ना अपन ने इसका, तो इसका राम कितना है 16, और राम लिख दिया, तो राम को किससे गुना करना है, गुना होगा 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम। कितना मान आ गया इसका, 16 चिक्की 96 बचे 9, 16 चिक्की 96 और 9 105, 10 16 कम 16 और 10 26, तो हो गए 26.56 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम। आया कि नहीं आया बेटा जी? फिर यहाँ पे अपन को कह दे कि सल्फर के एक परमाणु का वास्तविक भार क्या करना है बेटा, हो सल्फर का राम कितना है, आपेक्षिक परमाणु भार कितना है 32, तो आपको ये 32 को गुना करना है कितने से, 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 से। क्लियर? आ जाएगा। ऐसे यदि आपने यूरेनियम के एक परमाणु का वास्तविक भार निकाला, कितना आएगा 235 गुना 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम। ओके, और ऐसे ही यदि आपने यहाँ पर सोडियम का परमाणु, एक परमाणु का वास्तविक भार निकालेंगे, तो Na के एक परमाणु का वास्तविक भार कितना आएगा, Na का परमाणु भार कितना है 23 है, 23 है, तो 23 गुना कितने करना है 1.66
गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम। ये तरीका है वास्तविक भार को निकालने का। जो भी उसका राम है, आपेक्षिक परमाणु भार है, उस आपेक्षिक परमाणु भार को गुना करना है आपको कितने से, 1.66 गुना 10 की घात माइनस 24 ग्राम से, या 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम से। एनी कंफ्यूजन? ये है तत्व के एक परमाणु का वास्तविक भार निकालना। अब पहले बोला आपेक्षिक परमाणु भार और वास्तविक भार आया कि नहीं आया? जब भी वो कहीं पर परमाणु भार शब्द का यूज करेगा उसका मतलब आपेक्षिक परमाणु भार ही होता है। क्लियर? अब आपने देखा होगा कुछ तत्वों के परमाणु भार अलग आते हैं, मतलब पॉइंटों में आते हैं। क्लोरीन का 35.5 आ गया, क्लियर है? तो अलग अलग आता है, ठीक, और अलग अलग आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा है। क्लियर? और वो क्या है सिंपल सा मतलब? कि वहां पर उस तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं, और जब तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं तो उस केस में उनके औसत परमाणु भार ज्ञात किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? उनके औसत परमाणु भार ज्ञात किए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक मास। हाँ, तो औसत परमाणु भार कब ज्ञात किया जाएगा? आप देखिएगा, जब किसी तत्व के प्रकृति में एक से ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं या तत्व के प्रकृति में समस्थानिक पाए जाते हैं तो उस केस में उनके औसत परमाणु भार ज्ञात किए जाते हैं। क्लियर? कैसे? जैसे क्लोरीन के मान लो प्रकृति में 2 समस्थानिक पाए गए, Cl35 और Cl37। अब समस्थानिक के कुछ परमाणुओं का, क्लोरीन के कुछ परमाणुओं का परमाणु भार तो 35 है और कुछ परमाणुओं का परमाणु भार 37 है। अब हम जब भी क्वेश्चन करें तो हम क्या माने, 35 माने या 37 माने? क्लियर? तो यदि एक बच्चा 35 लिखता है और एक बच्चा 37 लिखता है तो दोनों बच्चों के आंसर अलग अलग आएंगे। क्लियर है? और जब आंसर अलग अलग आएंगे, वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, तो क्या करेंगे? उस केस में आंसर सेम लाने के लिए हम क्या करते हैं? औसत परमाणु भार यूज करते हैं। क्या निकालते हैं हम? औसत परमाणु भार ज्ञात करते हैं। क्लियर? तो कैसे आता है औसत परमाणु भार? आप यहां पर देखिएगा, ये आएगा औसत परमाणु भार बराबर कितना आएगा भाई? ये आएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस डैश 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 बट्टे x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश डैश। क्लियर? ये औसत परमाणु भार आ गया। यहाँ पर m1 m2 क्या है? यहाँ m1 एंड m2 जो है वो जो समस्थानिक थे उनके समस्थानिक भार हैं। क्या है यहाँ पर? m1 m2 समस्थानिक भार या परमाणु भार है। क्लियर? और x1 व x2 क्या है? x1 और x2 है समस्थानिकों की प्रतिशत उपलब्धता। क्या है भाई? x1 x2 समस्थानिकों की प्रतिशत उपलब्धता है। प्रतिशत उपलब्धता का मतलब क्या होता है? मान लो क्लोरीन के इस प्रकृति में 100 परमाणु पाए जाते हैं तो उन 100 परमाणु में से एक समस्थानिक के कितने परमाणु हैं वही उसकी प्रतिशत उपलब्धता है। क्या कहा मैंने? किसी प्रकृति में किसी तत्व के 100 परमाणु में से एक समस्थानिक के परमाणुओं की जो संख्या है वही उसकी प्रतिशत उपलब्धता कहलाती है। क्लियर? कोई टेंशन? अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन को ऊपर ताकि एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या क्वेश्चन दिया कि प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl35 व Cl37 पाए जाते हैं
जिनकी प्रतिशत उपलब्धताएं क्रमशः कितनी है, 75% व 25% है, तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार क्या होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्लोरीन का औसत परमाणु भार ज्ञात करना है, क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं, एक Cl35 है और एक Cl37 है। कितना है बेटा, एक Cl35 है और दूसरा Cl37 है, जिनकी प्रतिशत उपलब्धता 75 व 25% है। तो कह रहा है कि क्लोरीन का औसत परमाणु भार क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर हमें क्लोरीन का औसत परमाणु भार निकालना है। तो आप यहाँ देखिए कौन कौन से समस्थानिक है, एक तो है Cl35 और एक है Cl37। तो M1 कितना है आपका, दो ही समस्थानिक दे रखे, दो ही आएंगे M1 और M2 वाले। M1 कितना है आपका, पहले समस्थानिक का भार 35 है और M2 कितना है आपका 37 है। क्लियर। पहले की प्रतिशत उपलब्धता कितनी है, 75 है, तो X1 हो गया 75 और X2 हो गया 25। क्लियर। अब हमें निकालना है औसत परमाणु भार। तो यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन का जो औसत परमाणु भार आएगा वो कितना आएगा बेटा जी, औसत परमाणु भार आएगा M1। M1 की वैल्यू 35 है इंटू X1 75 हो गया, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है आपके 37 है इंटू X2 25 हो गया, बट्टे X1 75 प्लस 25। ठीक है। इनको गुना करेंगे तो 75 को 35 से गुना कर लो, 75 इंटू 35 कितना हो गया 25 टू 35 और 2 37 और फिर 15 1 और साथ ही 21 और 1 22 कितना हो गया 5 7 में 12 2 हासिल 1 6 और 2 2625 हो गया। ये तो ये कितना हो गया 2625 प्लस ये कितना होगा 25 से गुणा करेंगे 25 सत्ते 175 होता है, 5 हासिल 17 और 25 ये 75 और 17 कितना हो गया 2 और 9 925 हो गया, बट्टे कितना हो गया ये 100। क्लियर। इनको जोड़ा तो कितना आ गया 100। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन देखें ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 3550 बट्टे 100, तो इसका मान आएगा 35.50 AMU। ये कहलाएगा क्लोरीन का औसत परमाणु भार। क्या कहलाएगा ये, क्लोरीन का औसत परमाणु भार कहलाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है।